अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। बिल आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते थे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको गुर्बत और बेरोज़गारी नज़र आ रही है, इसकी वजह नवाज शरीफ साहब हैं। कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो इकट्ठे बैठे हुए नज़र आए। ऐलानात भी हो गए और इस हुकूमत को PDM2 का नाम दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पे बेपनाह किस्म के मसाइल हैं, क्या ये जो सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ है, ये आवाम को रिलीफ देने के अंदर कोई फ़ायदामंद हो सकेगा या फिर अवामी मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा होगा? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर से एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया और उस ख़त का जो मतलब है वो ये है कि IMF को ख़त लिखा जाएगा और उसके अंदर जो है वो उनको कहा जाएगा कि ये जो हमारे यहाँ इंतखाबात हुए हैं ना, इसके अंदर धांधली हुई है, आप आज़ाद ऑडिट करवाएं। और आज़ाद ऑडिट के बाद जो है उसके बाद क्योंकि अगर इस तरीके से उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार हो जाता है तो फिर डेफिनेटली IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को कर्ज़ा मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब इसको दो तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो बानी चेयरमैन इमरान खान ने किया है, ये मुतालबा गलत है, ये पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबा है और ये आपने एक बड़ी ताकत को जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने का खुद कह दिया है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो बानी चेयरमैन इमरान खान है, उनका कहने का ये मकसद था कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, आप जो है वो इंतखाबात का आज़ाद ऑडिट करवाएं, आप देखें हम कितनी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मुतालबे के अंदर कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इस हवाले से भी बात करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उनके हवाले से जो है वो बातें चलती रहीं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है, उन्होंने कहा कि ये धांधली को मैं नहीं रुकवा सका, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, मुझे सज़ाए मौत दे दें, ये मेरी ख्वाहिश है। उसके साथ साथ उन्होंने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी और चीफ़ जस्टिस को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। और फिर हमने देखा कि कल लियाकत अली चट्ठा साहब जो थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी एक स्टेटमेंट भेजी, एक बयान भेजा और उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं एक सियासी जमात के बहकावे में आ गया था, इस वजह से मुझे ये इल्ज़ामात लगाने पड़े। तो क्या ये जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा हैं, उनका मामला यहाँ पे बस ठप हो जाएगा, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, या फिर इसके ऊपर अभी मज़ीद बातें होंगी, सियासत होगी और ये मामला किसी और तरफ जाकर रुकेगा? और यकीनी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, क्या इन इंतखाबात के बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम है अब उसका ख़ात्मा होगा या फिर जिस तरीके से धांधली और धांधली का रोना रोया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा? इस हवाले से भी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। सिराजुल हक साहब ने कहा कि कौम का 50 अरब रुपया आपने लगा दिया, अगर यही सिलेक्शन करनी थी तो फिर इतने इंतखाबात करवाने की क्या ज़रूरत? उससे पार्टियाँ स्क्वीज़ होती जा रही हैं। यानी पाकिस्तान में एक प्रोसेस होना चाहिए था कि जमहूरियत आती आती एक बड़ी बड़ी दो पार्टियाँ आ जाती, वो अपने अपने मशहूर पे काम करते, अपने एजेंडे पे काम करती। हालात ये हो गए कि दो मेन पार्टियाँ कोलैबोरेशन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैसेजिंग की थी कि जनाब आप भी इस डायलॉग का हिस्सा बने। किसके थ्रू? आप भी ये तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना जी, कि आप भी इसका हिस्सा बने। आप तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या आप समझ रहे हैं कि इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके बाद ये सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है? बढ़ता नज़र आ रहा, ख़त्म बिल्कुल होता नज़र नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो इमरान खान को गैर मौसर कर दें, वो आप कारकर्दगी से ही कर सकते हैं, या इमरान खान साहब को शराकत इक़्तिदार पर राज़ी कर लें। हमारी सियासतदानों की रविश भी है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट होता है वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए भी ये इस्तेमाल करता है कि जी हमारा अभी मुकदमा चल रहा है, हमारे साथ बुरा हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। हम देखते हैं कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर उनको लगा नहीं, फॉर्म 45 के अगर नताइज को दुरुस्त मान लिया जाए तो हम बगैर किसी सियासी जमात के साथ इलाक़ किए, इत्तेहाद किए, हम तो बड़े 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में आएंगे और फिर उन्होंने उस हवाले से अपना वज़ीर आज़म भी नामज़द कर दिया। अभी फिर अपोजिशन की बात हो रही है, तो आपकी नज़र में क्या अब भी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है या अब सिर्फ अपोजिशन की ऑप्शन बाकी बची? वक्त मेरे साथ माजिद बशीर मौजूद हैं जो कि साबिक जज हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये बताएं कि लियाकत अली चट्ठा साहब ने भी अपने जो बयानात दिए थे, पहले उन्होंने कहा कि धांधली हुई है और रिटर्निंग अफसरान और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनको बड़ा प्रेशराइज़ किया गया है, और अब उन्होंने उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से
माफ़ी मांग ली है। अब इसी सूरत को बेस बनाकर अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के अंदर चली जाती है और वो कहते हैं कि पहले एक कमिश्नर लेवल के अफसर ने बयान दिया और बाद में उसको कहीं पे आपने गायब कर दिया, प्रेशराइज़ किया और उसके बाद ये बयान आया है, तो क्या जो सबका बयानात थे इनके, उनके पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है या उनके हक में ये डेवलपमेंट जा सकती है? देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ के ये कमिश्नर थे, वहाँ के MNAs MPs इस बात को अदालतों में जब लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो कोर्ट से कहेंगे कि इस बयान को आप ज़्यादा गौर से देखें। ये बयान एक सरकारी अफसर का बयान है और इस बयान से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो मैं एज ए लॉयर समझता हूँ। लेकिन जो नया बयान है इससे और हालात मशकूक हो गए हैं कि एक ज़िम्मेदार आदमी जो कमिश्नर लेवल का बंदा है एक बयान देता है, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद फिर कहता है कि ये बयान मेरा इसलिए नहीं था, मैं तो कोई किसी और ज़हनी उसमें तनाव में था। मेरा ख्याल है ये बात जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि बिल्कुल ये पॉइंट जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो लोग हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, वो अपनी अदालतों के में जो केसेस लड़ रहे हैं उनमें ये बात कोर्ट के सामने ज़रूर रखेंगे। आप समझते हैं कि इसके बाद जो फॉर्म 45 है उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, फॉर्म 45 जो है ना, वो स्टिल इलेक्शन कमीशन उसको जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ज़्यादा ही देखा जाएगा, फिर अदालतें उसी में देखती हैं। बात है धांधली की, और वो धांधली में जब फॉर्म 45 आएगा तो अदालतें उसका जो मैकेनिज्म है ना देखने का, उसको देख लेंगी और देखेंगी, इस स्टेटमेंट को भी देख लेंगी। इस बयान के बाद अगर लियाकत अली चट्टा को प्रेशराइज करके कोई इस तरह का बयान दिलवाया गया, लेट्स सपोज, तो इस बयान के बाद आप क्या समझते हैं कि उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी या अभी कानून के कटहरे में उनकी पकड़ ज़रा सख्ती के साथ होगी? देखिए, वो एक सरकारी अफसर हैं और वो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत आते हैं। जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर तो उनकी इंक्वायरी हो रही है। मैंने आज पढ़ा भी है कहीं कि मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और उनकी ज़ाब्ते की इंक्वायरी भी हो रही है, जो कि सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत होती है। मेरा ख्याल ये सारी बातें उस एक्ट के तहत जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, इंक्वायरी जब होगी, उनको पूछा जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उनकी हियरिंग की जाएगी, उनके जवाब लिए जाएंगे, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बड़े देरीना तल्लुकात थे और मैं उनके बहकावे में आ गया था। अब ये वाला जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयान तो आ गया और उन्होंने अपने इलाके के जो इलेक्शन उनको मशकूक कर दिया। अब ये जो इससे इफ़ेक्ट हुआ है वो इस बयान को ज़रूर अदालतों में लेके जाएगा और एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना, गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी है। पहले कहीं स्टेट इतना बड़ा, देखें ना, पाकिस्तान एक मुल्क है, दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं, यूरोपियन यूनियन है, बड़े बड़े ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हैं। आप इस तरह की स्टेटमेंट दे के पाकिस्तान के ऊपर एक कारी ज़रब लगा रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। अगर आपकी बात ठीक है तो सबूत दें, लेकिन लोग जो वहाँ के हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो तो आपकी स्टेटमेंट को लेके जाएंगे अदालतों में। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मौलाना फजल और रहमान जो है ना, इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि अपनी इंक्रीज पिच से बाहर निकल के खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 75 सालों के अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाई जितनी अब हुई है। तो ये जो उनका बयान है, कानूनी तौर पे उनको किस तरह की मुश्किलात देखें, पैदा कर सकते हैं? मौलाना साहब का बयान मैं इस तनाजुल में देखता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ना, ये निगरान गवर्नमेंट ने करवाए हैं। इसमें ना जुडिशरी शामिल है ना कोई और शामिल है। तो बजाय कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, बेहतर है कि आप सबूत लेके अदालतों में जाएं। अब देखिए, इलेक्शन के बाद पिटिशन्स फाइल हो गई हैं, अदालतें सुन रही हैं, कानूनी तरीक़ेकार है, कानूनी तरीक़ेकार है, यही इसका तरीका है और कोई नहीं। ये हर इलेक्शन के बाद इस किस्म की बातें नज़र आती हैं। लेकिन इस इलेक्शन में जो एक जनरल परसेप्शन है वो ये है कि इलेक्शन शायद इतने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं हुए। ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है। सिराजुल हक साहब ने कहा कि कौम का 50 अरब रुपया आपने लगा दिया, अगर यही सिलेक्शन करनी थी तो फिर इतने इंतखाबात करवाने की क्या ज़रूरत? और देखिए, इसका आउटकम जो है ना, वो पॉलिटिकली को मैं समझता हूँ एक जिसे कहते हैं कि आप कानून का तालिब इल्म, उससे पार्टियाँ स्क्वीज़ होती जा रही हैं। यानी पाकिस्तान में एक प्रोसेस होना चाहिए था कि जमहूरियत आती आती एक बड़ी बड़ी दो पार्टियाँ आ जाती, वो अपने अपने मशहूर पे काम करते, अपने एजेंडे पे काम करती। हालात ये हो गए कि दो मेन पार्टियाँ कोलैबोरेशन कर रही हैं, तो आगे कैसे सिस्टम चलेगा, और वो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बन रही। तो पाकिस्तान की सियासत का जो जमहूरी अमल है वो तो चल रहा है, लेकिन वो जमहूरी अमल का जो समरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो सामने नज़र आ नहीं रहे। एक तासर ये दिया जाता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक के अलावा पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसके टाइम कहा था कि मेरे पास वफाक और पंजाब की चाबी है। बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है अभी कहा जाता है कि पंजाब तक महदूद होगी। सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक नेशनल पार्टी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। आप इस तासर से इत्तफाक करते हैं? जी, मैं तो समझता हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन वो अपना हुजम कम कर बैठी हैं।
और जैसे जैसे इलेक्शन आते जा रहे हैं मज़ीद कम होता जा रहा है, जो पाकिस्तान की सियासी दौड़ जो उसके लिए बड़ा ख़तरनाक है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ आए और आके काम करें। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करने उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, अदरवाइज तो अदरवाइज ब्लैकमेलिंग तो आप कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं। आपने 1.5 साल की गवर्नमेंट तो देख ली, पीछे आपके सामने है, ये इसी तरह गवर्नमेंट चलेगी इस दफ़ा भी, आप देख लेंगे। आप समझते हैं कि पीडीएम 1 जो 16 माह चली वो और ये जो पीडीएम 2 का नाम दिया जा रहा है सेम ये बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेजॉरिटी में आना इस मुल्क के लिए ही पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लेके एक चलेगा। आखिरी बात बताइएगा, हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान वो बार बार कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मेरे ऊपर 200 केसेस बना दिए। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर केसेस बने हैं तो उनको अचानक से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है? ये इसके इम्कानात नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब इलेक्शन हो गया है, ये इलेक्शन की बड़ी गर्मा गर्मी थी जिसमें ये सारे केसेस बने हैं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, लीगल टीम बड़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जैसे ये पॉलिटिकल प्रोसेस में आएगी पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवारों की जो भी उनकी टीम है, मुझे लगता है इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब इनके सारे केसेस एपिलेट स्टेज पे आ गए हैं, यानी अपीलों में चले गए हैं, हाई कोर्ट तक जा पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ये इनको मौका मिलना भी चाहिए कि आगे पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना जो मैंडेट है उसको भी परसू करें और जमहूरी अमल में मदद भी करें दूसरी पार्टीज़ की और एक अच्छी अपोजिशन बने। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए एक मौका है कि वो सियासी तौर पे अपना कद बढ़ा सकती है इस दफ़ा। जी, इस वक्त हमारे साथ सरदार बहादुर खान मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं कि इलेक्शंस हो गए, इन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने 91 जो है वो कौमी असम्बली की नशस्तें ली। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 79 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54। अगर हम अक्सरियत देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आती है, तो आप उनको मुबारकबाद देंगे? जी बिल्कुल, ये तो जमहूरियत का हिस्सा है, हम क्यों नहीं देंगे। लेकिन हम ये जो इलेक्शन है इनको फ्री एंड फेयर नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कहीं उनके हक में भी धांधली हुई है। सही है। बलूचिस्तान के अंदर भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर जी मतलब केपीके में तहरीक इंसाफ के हक में धांधली हमें नज़र आती है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। तो ये सच्ची बात है, वो ऐसे खामखा की बात नहीं कर रहे थे। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़े और उनको अब इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए और बहुत ही संजीदगी के साथ उन्हें इस सारी सूरत हाल को प्रोसीड करना चाहिए। अब देखें, आज ही मैं अभी आ रहा था तो उनका वो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, वो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, कि बानी पीटीआई ने ये कहा है हमें, वो कह रहे थे कि आईएमएफ को हम एक लेटर लिखें कि आईएमएफ जो है वो हुकूमत के साथ, या हुकूमत क्या है, रियासत पाकिस्तान का मामला है ना ये तो, जहाँ पे मुश्किल किस्म के इलेक्शंस हो जाएं, गवर्नमेंट बन जाए तो उसको कर्जा नहीं मिलना चाहिए। जी मतलब ये है ना जी कि इससे तो मुतासर रियासत पाकिस्तान होगी ना जी, इससे तो पूरे मासेस, पूरी आवाम मुतासर हो सकती है, इससे रियासत पाकिस्तान मुतासर हो सकती है। तो ये उनकी संजीदगी का आलम है। तो मेरे ख्याल में उनको अब संजीदा हो जाना चाहिए और डेमोक्रेटिक अमल जो है इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स से उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल सही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम नवाज शरीफ के साथ हाथ में नहीं मिलाएंगे। ये जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और बेरोज़गारी है उसके वाहिद ज़िम्मेदार नवाज शरीफ हैं, और फिर उसी नवाज शरीफ के साथ जाके हाथ मिला लिया। और ये आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका अपना एक मंशूर है, उसकी अपनी एक तारीख़ है, उसका अपना एक मिजाज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रोशन ख्याल तरक्की पसंद जमात है। ज़ाहिर है जब इलेक्शन हो रहा होता है तो हमने अपने मंशूर के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लोगों में जाना होता है। मुस्लिम लीग का अपना एक है, उनका अपना एक मंशूर था, सारा कुछ है, लेकिन सियासत में कोई दुश्मनी तो बनाई नहीं जाती। अब जब एक सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम यही चाह रहे हैं कि उस सिस्टम को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का भला हो। इस वक्त रियासत पाकिस्तान को और हमारे मुआशरे को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है।
बेरोज़गारी का सामना है, गुर्बत का सामना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है। तो हम इकट्ठे जुड़ के ही इन सारे चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हैं। हम पीडीएम की तकवीयत हुकूमत दे थी रहे हैं। उस वक्त भी इकट्ठे जुड़े हुए थे, अगर आगे चलकर कोई हरफ आखिर नहीं होता सियासत के अंदर तो फिर इस तरह के बयानात देने से जो अवाम आपको वोट देती है वो उसके ख्यालात बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बयानात देते थे, इनकी कोई ज़ुबान नहीं है। मुझे हम अपने मंशूर पे तो स्टिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है हम तो उसी के साथ हैं। हम तो आज अगर इस PMLN की मदद कर रहे हैं और हम हुकूमत का हिस्सा बनने को नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं बनने जा रहे हैं कि हम अपने मंशूर के साथ स्टिक हुए खड़े हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, लोग कहते हैं कि ऐनी ओहदे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो अपने आईनी- पास रखे, देखिए, ठीक है। आईनी- कल को जहाँ पे लोगों की पूछगछ होनी है, जहाँ पे लान तान होती है, आप डिलीवर नहीं कर पाए, लोग सवालात उठाएंगे, वहाँ पे देखिए, अपने नून लीग को आईनी ओहदे जो होते हैं वो इंतज़ामी ओहदे तो नहीं होते, वो एग्जेक्टिव के ओहदे तो नहीं होते। तो एग्जेक्टिव तो इनके पास है ना जी, जो हुकूमत बनाने को जा रहे हैं। हम तो लेजिस्लेशन में उनको सपोर्ट देंगे। हम तो ये करेंगे कि सिस्टम गिर ना पड़े, ठीक है ना जी। इसलिए कि एक सिस्टम जैसा तैसा बन गया है, हम उसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, लोगों की रहनुमाई के लिए बताइएगा, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना बैठती, बातचीत करके, मुज़ाकरात करके इस तरीके से हुकूमत ना बनती, तो फिर पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होता? देखिए, एक तो जो मफरूज़ात है ना जी, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तमाम जमातों से डायलॉग खोले थे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज दिया जी जी गया? बिल्कुल। किसने किसको दिया था? जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैसेजिंग की थी कि जनाब आप भी इस डायलॉग का हिस्सा बने। किसके थ्रू? आप भी ये तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना जी, कि आप भी इसका हिस्सा बने, आप भी आएँ, बल्कि आप भी एक तरह की नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, आप उसका हिस्सा बन जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, यहाँ जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए था, वो नहीं बने तो उनकी मर्जी। जी, इस वक्त हमारे साथ आसिफ में मूसा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम लिखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे ये बताएं कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है उसके पेश नज़र हम इंतशार और खाना जंगी की जानब बढ़ रहे हैं। दूसरी जानब बजाय इसके कि हम कुछ मौसर इंतज़ामात या इकदाम करें, हम जब पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि कोई एक तरफ़ा कोई ट्रैफिक जा रही है, ये कुछ पोस्ट ऐसी लग रही हैं जो हम नहीं देखना चाहते, तो हम ट्विटर को 2-2 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो ये एक दुरुस्त अमल है, ये इससे मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 चीज़ें इकट्ठी इसमें आ गई हैं। जो सोशल मीडिया ये पाकिस्तान में खाना जंगी और इंतशार का बायस बन रहा है, इसमें तो मैं बहुत यकसू हूँ। सोशल मीडिया का आपको कुछ करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि अरब स्प्रिंग की तरह का कोई फितना वो आपकी दहलीज पे दस्तक दे रहा है। आप देखें कि सोशल मीडिया पे हम लोग समझते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं और ये अच्छा भी लगता है उस आज़ादी को एंजॉय करना। हमारे यहाँ आपको पता है कि घुटन रही है, तो उस घुटन में जब मुआशरे में लोगों को बात करने का मौका मिलता है तो वो खुश होते हैं, कैथारसिस करते हैं। लेकिन वो खुशी आपको एक अंधी खाई की तरफ लेके जा रही है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपकी आज़ादी कितनी सारी है। आप फ़लस्तीन का नाम लिखें सोशल मीडिया के ऊपर, आपका गला घोंट देंगे, आपकी रीच कम कर देंगे। अब उस रीच को मीट करने के लिए लोगों ने फ़लस्तीन लिखना ही छोड़ दिया। लेकिन यूट्यूब के ऊपर तो पूरे प्रोग्राम कहीं चल रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। यूट्यूब का मामला कुछ और होगा। मैं तो इसका इतना एक्सपर्ट फेसबुक का नहीं- प्रॉब्लम है, यूट्यूब के फेसबुक ऊपर का तो है, हो रहे हैं, हाँ, अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसका यूट्यूब का तो मैं इतना शनासा नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मेरा मुशाहिदा वहाँ तक महदूद है। उसमें जो चीज़ें आप खोलते हैं सोशल मीडिया, कुछ पोस्टें बार बार आ रही होती हैं। ये कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? एक तो ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो आ रही हैं। दूसरा ये है कि ये पेड कंटेंट है तो इसलिए आ रही हैं। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है कि कोई ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ चले। अब सोशल मीडिया कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। उसके ऊपर कोई इंडिया का सरबराह होगा, कोई कहीं और का सरबराह। कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो कम वक्त जहाँ का है उसके कुछ ना कुछ तो है ना। किस मुल्क के अंदर नैरेटिव की जंग में इंतशार के लिए कौन सा मौक़िफ़ लेकर आना है? 14 अगस्त आए, यहाँ अबुल कलाम आज़ाद साहब आ जाते हैं, बनना ही नहीं चाहिए। 6 सितंबर की जंग आए, यहाँ नैरेटिव शुरू हो जाता है कि हम तो जीते ही नहीं थे। इकबाल डे आए तो इकबाल पे तनकीद शुरू हो जाती है। अफवाज के ऊपर भी हर वक्त तनकीद रहती है। एक तनकीद तो वो है जो आइन के तनाजुर में होती है, आमरों के ऊपर, वो तो बिल्कुल ठीक और जायज़ तनकीद। एक तनकीद वो है जो ज़रा बड़े पर्सपेक्टिव में हो रही होती है। फिर ये कि दुनिया में हर मुल्क ठीक कर रहा है, ख़राबी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। कहीं थोड़ी तलखी हुई अपने मुल्क के ऊपर। ये जो एक पूरा नैरेटिव है,
मुझे तो इसमें कोई तामुल नहीं, मैं तो बहुत यकसू हूँ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अबलागी वारदात है और इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसको हैंडल कैसे करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने आज लिखा भी इसी पर है। इसको हैंडल करने का मैं तो ब्लैंक हूँ कि कैसे करना है, ये तो माहिर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हैंडल अगर आपने ट्विटर और फेसबुक बंद करके करना है तो शायद ये हल नहीं है, क्योंकि तो मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। पूरी दुनिया इनसे पैसे कमा रही है, हम बंदिश में इससे प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अब आपने क्या करना है ये अब आपके सोचने की बात है। एक तो ये है कि ये इदारों से बड़ा काम है, ये पूरे मुआशरे का काम है। देखिए, एक तो यह है कि आप अपनी फॉल्ट लाइंस को भर लें। आपकी फॉल्ट लाइंस होंगी तो उसको दूसरे एक्सप्लॉइट करेंगे ना। तो आप अपने घर को इन ऑर्डर कर लें, अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें, ना फॉल्ट लाइंस हों, ना कोई उनके ऊपर खेले। दूसरा ये है कि आपको शायद एक अपने सोशल मीडिया की ज़रूरत है जिसमें आपकी भी कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हों। इस वक्त तो हमें जिन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के डंडे से हाँका जा रहा है वो मेरे हैं ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। किस कम्युनिटी ने तय किया है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं? बिल्कुल ठीक है। हम बार बार 5th जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर का लफ्ज़ सुनते थे, और जब आसिफ गफूर साहब DGISPR थे तो वो बार बार हमें बताया करते थे कि हमने 5th जनरेशन वारफेयर के ऊपर जो है काबू पा लिया है, हमने काउंटर कर लिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करते हैं या लोगों की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देते हुए खुला मुखला नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ 5th जनरेशन वारफेयर कामयाब हो चुकी है? देखिए, यूथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, डायरेक्शन गलत है। बाज़-औक़ात मुझे लगता है कि शायद यूथ को पता ही नहीं है कि मुझसे तो खैर सारे ही पढ़े लिखे और अक्लमंद हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा, उनको जाहिल नहीं कह रहा, लेकिन जिस ट्रेंड के फ़्लो में आप बह रहे हैं ना, उसके मंतकी नताइज का शायद बाज़-औक़ात आपको अंदाज़ा नहीं होता। कोई यूथ पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अपना आप एक सोशल मीडिया ना, ये जो डायरेक्शन में प्रॉब्लम है ये भी तो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि 5th जनरेशन नहीं, वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम सारी बाहर से नहीं है, कुछ हमारी गलतियां भी हैं ना। हम अपनी गलतियों को एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ बाहर के मामला ठीक करने लग जाएंगे तो ये पहले अपना घर ठीक करना होगा। और अपने घर में आपको पता है कि ढेर सारे मसाइल हैं और वो हैं, उनकी उसका आप इनकार नहीं कर सकते, उनको भी साथ लेके चलें। अपने सोशल मीडिया में फिर एक चैलेंज है जिसमें मैं आपकी तरफ आपसे अर्ज़ करूं। अपने सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की तरह का एक सोशल मीडिया खड़ी कर दें जो बताए कि वज़ीर साहब ने आज ये कसाई की दुकान पर इफ्तिताह किया, वज़ीर साहब ने ये किया। आपकी हुकूमतों को चापलूस लोग पसंद हैं, चापलूसी के ऊपर नवाजा जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। पूरा PTV चापलूसों से भरा हुआ है। कभी आपने देखा कि PTV के अंदर किसी जॉब के लिए कोई मेरिट है? 25-30 रुपये हर बिजली के बिल से लेते हैं और वहाँ आप अपने खुशामदी, अपने दरबारी, अपने चापलूस बिठाकर आप उनको लाखों के मुआवजे देते हैं। क्यों देते हैं? एहतसाब क्यों नहीं होता? जो PTV का रेगुलर स्टाफ है आप उससे काम लें। आपने बाहर से अपने चाचे मामे सारे इकट्ठे कर लिए हुए, क्यों किए हुए? तो नया सोशल मीडिया या अपना सोशल मीडिया डजंट मीन कि आप एक नया PTV खड़ा कर दें। हुकूमतें अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगी तो खुशामदी नस्ल पैदा होगी, अगर कंट्रोल नहीं करेंगी तो अनारकी पैदा होगी। अब इस अनारकी और इस खुशामद के बीच आपको एक बैलेंस कायम करना और वो खलूस से नीयत से हो सकता है। आपने कहा कि सारी चीज़ें बाहर से नहीं हो रही, हमारी अंदरूनी सूरत हाल की आपने बात की। जब हम 5th जनरेशन वारफेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर तो हमें बताया जाता है कि जब अपने ही लोग अपने ही इदारों को शक की निगाह से देखने लग पड़े तो यही 5th जनरेशन वारफेयर है। तो इसके अंदर बैरूनी आंसर है या हमारे जो अपने इदारे हैं कुछ उनके हमारे? देखिए, फॉल्ट लाइन्स तो हमारे हैं जी, फॉल्ट लाइन्स तो मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। उन फॉल्ट लाइन्स को फिर एक्सप्लॉइट हर कोई करेगा। आप अपना घर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना घर ठीक कर लें, अपना घर ठीक कर लें, करेगा तो कामयाब नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की हर चीज़ को इग्नोर कर दें। सोशल मीडिया पाकिस्तान को मैं फिर कहूँगा कि अनारकी की तरफ धकेल रहा है। इस मसले को समझें। जब आप इस हकीकत को समझ लेंगे कि ये एक चैलेंज है, फिर आप उसके हल की तरफ बढ़ेंगे। और हल मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ। माहिरीन के साथ बैठ के आप फिर देखेंगे कि इसका हल क्या है। हल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोसाइटी में बिल्कुल आज़ादी राय का गला घूंट दें और वो चौधरी जी की पकाइए, चौधरी पर की पकाइए तो कि छोले दी दाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तनकीद की स्पेस मौजूद रहनी चाहिए, लेकिन वो इंतशार और हिजान की तरफ नहीं, एक पॉजिटिव उसकी तरफ बढ़े। लेकिन अगर सोशल मीडिया की वेव के ऊपर आप एक कल्ट खड़ा कर देते हैं और आप करवाते हैं एक वक्त में, और वो कल्ट किसी कारकर्दगी पे नहीं खड़ा हुआ, वो एक फ़र्द को आपने मायार हक बना लिया कि वो जो करता है ठीक करता है, बाकी सारे लोग के पट्टे चोर हैं, वो जो भी कहेगा। तो ये आप कौम को जब फिक्री तौर पे इमेच्योर नहीं रखेंगे तो फिर कल्ट पैदा नहीं होंगे। लेकिन मुसीबत ये कल्ट उन माशरों में पैदा हो जाते हैं जो बड़े मेच्योर हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हम क्योंकि सर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर देखी कि जरदारी साहब बैठे हैं, साथ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हैं। और उसके अंदर ना लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये वो रिश्ता है जो कि ना लड़का राज़ी है
ना लड़की राजी है लेकिन रिश्ता हो गया। तो आपकी नज़र में ये जो PDM-2 का नाम दिया जा रहा है, ये रिश्ता किसने करवाया और ये रिश्ता कब तक चलता ये रहेगा? मुझे तो ये मेरा ज़ौक़ नहीं है, मैं इस पे कोई राहनुमाई आपकी। हाँ, रिश्ता कब तक चलता है? नहीं देखिए, ये नौजवान तो इस तरह के चुटकुले तो चलते रहे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, एक तो जुल्म ये हुआ कि आपने सोसाइटी में तफरीह की हर चीज़ ख़त्म कर दी। अब तफरीह क्या है? अब तफरीह सियासत और टॉक शो है। यहाँ लोग लड़ते हैं, लोगों की इंटरटेनमेंट हो जाती है। यहाँ एक सुल्तान राही की तरह एक आता है, वो बड़के मारता है, लोग खुश हो जाते हैं। एक तो आप पॉजिटिव तफरीह के मौके दें लोगों को, और फिर उसके बाद ये जो टांट, ये तंज, ये तो चलेगा ना। ये आप कब्रिस्तान तो नहीं बना सकते ना आप मुआशरे को। थोड़ा PDM-2 का सियासी मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? कब तक ये देखिए जी, दो चीज़ें हैं। या तो आप इमरान खान को बेअसर कर लें, अभी तक तो नहीं हुआ। तो या आप इमरान खान के साथ मामला कर लें। बेअसर तो आप उसे कर नहीं सके। आपने कानूनी तरीका भी अपना लिया, इंतज़ामी तरीका भी अपना लिया, सियासी जोड़ तोड़ भी कर ली, बेअसर तो वो नहीं हुआ। देखिए, जो हकीकत है वो तो आप माने। अब उसको बेअसर करने का एक ही तरीका बाकी है, वो ये है कि PDM ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें कि लोग उस इमरान खान के नैरेटिव को छोड़ दें। इसके इम्कानात कितने मौजूद इमरान खान ने काम तो किया कोई नहीं, सिर्फ बातें की। इसके इम्कानात मेरा ख्याल है कि नहीं है, क्योंकि ये जो हुकूमतें नहीं ले रहे हैं ना, मुख्तलिफ सियासी जमातें, ये इसी डर से नहीं ले रहे कि बहुत से टफ मुआशी डिसीजंस करने हैं, उससे बचना चाह रहे हैं, तो ये चांस तो मौजूद नहीं है। ख़त्म वो हो नहीं रहा। फिर अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप उसे शराकत इक़्तिदार पर राज़ी कर लें। शराकत इक़्तिदार पर वो राज़ी नहीं होगा तो फिर पूरा बयान ही उनका, वो कहते हैं फिर दफन हो उसके जाए। आगे देखें, फिर उसके आगे तो एक टनल है, सही। एंड देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक वो अच्छी चीज़ ये थी जो चीमा साहब कह रहे थे कल ही के, बल्कि आज ही कह रहे थे शो में, कि चूँकि वो लार्जेस्ट पार्टी थी ना, आप उसे हुकूमत बनाने की पहली गुंजाइश देते। वो अपनी ज़िद में अगर नहीं बना पाती, तो ज़ाहिर है वो नहीं बना पाती, तो फिर आप ऑप्शन 2 की तरफ आप चले चॉइस जाते। देते, क्योंकि ना उन्होंने पीपल्स पार्टी के चॉइस साथ देते। मिलना था, ना नवाज शरीफ के साथ। और अगर वो ना मिल जाते ना, इमरान के अगर वो मिल जाते तो ये अच्छा होता। देखिए, उसमें पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाती तो ये मेरे नज़दीक तो बहुत आइडियल कम्बिनेशन होता। साथ। लेकिन इससे PTI का बयानिया खत्म हो जाता। नहीं, उसकी तीन चार वजूहत हैं। देखें, बयानिया, इमरान खान इस बात पर कुदरत रखता है कि वो कहीं भी कोई भी झूठा बयानिया खड़ा कर दे उसकी यूथ उसके साथ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोड़ दें। ये सभी, बल्कि ये फजल रहमान साहब को भी ये खूबी है कि वो खड़े इंडिकेटर के बगैर यू टर्न ले लें, कारकुन साथ हैं उनके। बयानी शयानिया कहीं नहीं जाते, साथ हैं लेकिन वोट कोई नहीं मिलता वैसे। आप बयानी शयानिया कहीं नहीं जाता इमरान खान। हाँ, मैं कह रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर उसका मामला होता तो उसमें फ़ायदा क्या है। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ मामले में उसका पहला फ़ायदा ये है कि उसके कारकुन जो इस वक्त मुसीबत का शिकार है, ज़रा मुसीबत ही होती है ना, वो आप अगर हुकूमत में आते हैं ना, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है। दूसरा ये है कि जो आप तकवा के घोंसले में बैठे हैं ना कि मेरे अलावा सब चोर हैं, आप इंसानी सतह पर आ जाएंगे जब आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। ये सियासत के लिए अच्छा है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान तो नाराज़ है आपसे, वो तो है ना, आप उसे कौमी दायरे में आने का एक मौका मिल जाता हुकूमत में अगर पीपल्स पार्टी के साथ ही आते। और चौथा ये है कि वो जो एक होता है ना सेफ्टी वाल्व, जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी सेफ्टी वाल्व का किरदार अदा करती, और वो इमरान खान साहब को बहुत एडवेंचर या ब्लंडर ना करने देती। ये फ़ायदा होता। देखिए, कोई भी रियासत इतनी बड़ी तादाद में नाराज़ नौजवानों को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एक तो सियासत है ना, सियासत में तो आप इधर उधर से अराकीन लेके तो आप हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर फॉल्ट लाइन्स बढ़ रही हैं, तो कोई भी स्टेट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसकी यूथ इतना अरसा खफा रहे, वो कल्ट का शिकार होकर रहे, जेन्युइनली रहे, झूठ की बुनियाद पर रहे, लेकिन जो भी हो आपने उसको एंगेज करना है। आप देखें, चंद हज़ार लोग नाराज़ हो जाए ना, तो आप और हम बैठ के टॉक शो करते हैं कि जी लोगों को कौमी दायरे में वापस लाएं। तो PTI को कौमी दायरे में कौन लाएगा? अव्वल तो PTI ख़ुद भी नहीं आना चाहती, लेकिन कम से कम आप तो अपना वो क्या कहते हैं कि वो एक पूरा कर दें, रस्म कर लें। वैसे उन्होंने मिलना भी नहीं था, उन्होंने खुद कहा कि हम किसी के साथ भी मिलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मौलाना फजल और रहमान साहब को तो हमने हमेशा नवाज शरीफ साहब के और आसिफ अली जरदारी के करीब देखा है, पिछले अगर चंद सालों की बात करें। अभी इस दफ़ा बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि 75 सालों में इतनी धांधली नहीं हुई। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो उन्होंने इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन के अंदर करवाई है। तो ये मौलाना साहब के बयानात के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्या है? आप यंग आदमी हैं, आपने उनको नहीं देखा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमारी थोड़ी कनपटियाँ सफ़ेद हो गई। पिछले 4 साल हमने देखा है मौलाना ने नवाज शरीफ को गुनाह कबीरा तक का मुर्तकिब करार दिया और बहुत सख्त। मौलाना की सियासत का ये बुनियादी उसूल है कि जब वो इलेक्शन हार जाए तो धांधली होती है। जो उनका सियासी मुखालिफ होता है वो ना सिर्फ इस्लाम का दुश्मन होता है, मुल्क का भी दुश्मन होता है। ठीक है, और मौलाना बादशाह आदमी है जी। वो हॉकी खेलते हुए क्रिकेट में चले जाएं, क्रिकेट खेलते हुए वो कहेंगे उनकी मर्जी कर दिया उनकी मर्जी। लेकिन एक चीज़ और भी है, मौलाना बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है,
और वो इस बात को डिज़र्व करते हैं कि सदर पाकिस्तान बन जाएं। आरिफ अलवी बन सकते हैं तो मौलाना नहीं बन सकते, लेकिन मौलाना एक मकतब फ़िक्र के लीडर हैं। अब वो रुकावट है उनके रास्ते में। कद काट बहुत बड़ा है, ठीक है, मुदब्बिर आदमी है, मैंने सियासी बिजली कोई मुदब्बिर हो सकता है, वो है। रुकावट यह है कि वो एक मकतब फ़िक्र की सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट के लिए मौजू नहीं, काबिल कबूल नहीं है। हेड ऑफ द, ज़ाहिर है आपने सबको, रियासत का सरबराह तो आपने सबको लेकर चलना, वजारतें तो मिल सकती हैं, गवर्नरियाँ भी मिल सकती हैं। एक और चीज़ ये है कि जब PDM अपोजिशन में थी ना तो सारी सहमी हुई थी। एक फजलुर रहमान था जो गरजता था, सड़क पर किसी का कारकुन नहीं निकला, एक फजलुर रहमान साहब का अच्छी कारकुन खासी निकला। बड़ी तादाद में नहीं, इमरान खान को चैलेंज ही फजलुर रहमान साहब ने किया, और किसने किया? आज जब अच्छा वक्त आया है तो फजलुर रहमान साहब को इग्नोर किया, उनको गुस्सा तो है। एक और बात भी है, हो सकता है फजलुर रहमान साहब इलेक्शन हारे हों और शोर मचा रहे हों, हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब जब बाहर से वापस आए थे तो मियाँ साहब को फजलुर रहमान साहब के पास जाना चाहिए था। मियाँ साहब नहीं गए। एक आदमी ने आपकी सारी जंग लड़ी है यार, और आपने जाके उससे, अगर उस जंग की उस वक्त आपने कोई कीमत अदा नहीं की तो अब आप आए थे, तो अब आपको उसकी कम से कम रिस्पेक्ट तो जा कर दें। नवाज शरीफ साहब चले जाते, फिर मौलाना फजलुर रहमान के इख्तलाफात की ये शिद्दत नजर ना आती। नहीं, शायद फिर भी आती, क्योंकि मौलाना इतने आसानी से तो नहीं आप उन्हें डाज कर सकते। वो तो तकसीम इक़्तिदार में अपना हिस्सा मांगते हैं ना, और वो जायज़ बात है उनकी, को मौलाना को गलत नहीं करते। सियासत होती ही इक़्तिदार के लिए, बिल्कुल ठीक है, और मौलाना अपना हिस्सा मांगते तो ठीक मांगते। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते ना तो ये उनके ऊपर उनका एक अच्छा कदम होता। लेकिन मियाँ साहब ने, मैं क्या कहूँ कि बेनियाजी दिखाई, एरोगेंस दिखाई, वो नहीं गए। सर तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, या आप समझ रहे हैं कि इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके बाद ये सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है? बढ़ता नज़र आ रहा, ख़त्म बिल्कुल होता नज़र नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो इमरान खान को गैर मौसर कर दें, वो आप कारकर्दगी से ही कर सकते हैं, या इमरान खान साहब को शराकत इक़्तिदार पर राज़ी कर लें। ठीक, अदरवाइज़ फिर इसी तरीके से चलता फिर तो ज़ाहिर है, देखें फिर तो ऐसे ही हो। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो अडयाला जेल के अंदर जाती है, लेकिन उनकी बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है मुलाकात नहीं होती, तो क्या समझते हैं कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के वो तौहीन अदालत कर रहे हैं? देखिए, ये तो अभी उनकी काफ़ी पुरानी जो है ना, तो ये उनका रोना है कि उनको कोर्ट जाना पड़ता है। असल में उनको कोर्ट भी पहली बात यह है कि नहीं जाना चाहिए। जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक डेजिग्नेटेड टाइम होता है, आप ज़रूर इजाज़त लेके जाते हैं, लेकिन ये है कि जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं रूल्स के ताबे है। अब उनके पास कोई स्पेशल कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो किसी को रोक सके। अदालत इजाज़त भी देती है, मुलाकात के टाइम के दौरानिए में वो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुलाकात मैं उसी तरफ आ रहा था कि फिर पहले तो उनको उस रूल के मुताबिक जहाँ पर उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो उनको मना कर सकें, अनलेस एंड अनटिल उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हों कि वो कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं या कुछ ऐसी गुफ्तगू या इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं जो कि ख़िलाफ़ कानून है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है कि जिस वक्त उनको इजाज़त नहीं दी जाती तो वो जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ से उनको फिर डायरेक्शन मिल जाती है, क्योंकि अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो उनको डायरेक्शन देते हैं, उसके बावजूद भी उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये रोज़ाना का काम है। इसी तरीके से उनके कुछ जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें भी तर्ज़ अमल यही था। जज साहब को अंदर बताया जाता था कि उनके वकला नहीं आए, जबकि उनके वकला को बाहर बैठा के और इंतज़ार करवाया जाता था। तो अब मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई सुप्रिटेंडेंट साहब उनकी अपनी कोई पर्सनल है, नहीं, वो डेफिनेटली तो इन्हें अदालत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बहरहाल उस चीज़ की वजाहत होनी चाहिए। आज पूरा दिन जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कल भी चलता रहा, आज भी, कि जो बानी चेयरमैन है इमरान खान वो IMF को ख़त लिख रहे हैं और उसके अंदर वो आज़ाद ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं, और अगर ये आज़ाद ऑडिट नहीं होता तो IMF जो है वो फिर पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये मुतालबा दुरुस्त है या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई साजिश? देखिए, इसमें से अगर हम इमरान खान का नाम एक मिनट के लिए निकाल देते हैं और इसको हम ये देखते हैं कि इसका मेरिट पे क्या तज्ज़िया हो सकता है। अब देखिए, जब हम IMF से कर्ज़ मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो निज़ाम मुमलिकत है उसको चलाने के लिए सफिशेंट
पैसे मौजूद नहीं हैं या हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा या जो भी मामलात हैं कि हमारी इनकम कम है और हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। हम जो आखिरी हुकूमत में जो हमें मिली एक किस्त, उस वक्त उस हुकूमत के पास तकरीबन 40 दिन का वक्त था जो कि आइनी तौर पे उन्होंने एंजॉय करना था। जैसे ही उनको जब वो पैसे मिले तो असूली तौर पे और इखलाकी तौर पे चाहिए ये था कि वो उस पैसे को खर्च ना करते, लेकिन वो जब जैसे ही वो जो किस्त मिली उसको फौरी तौर पे तरक्याती कामों के नामों पे फौरी तौर पे हल्के के MNAs और जो अपने जो MNAs थे या वज़रा थे उनको फौरी तौर पे डिसबर्स कर दिया गया। बात यह है कि ये पैसा किसी सियासी जमात का, भले वो PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये उसकी मलकियत नहीं है, ये रियासत की मलकियत है, ये आवाम की मलकियत है। और वो पैसा इसलिए लिया जाता है कि वो आवाम पे खर्च हो, इसलिए नहीं लिया जाता कि उसको करप्शन का ज़रिया बना दिया जाए। मेरे ख़्याल में क़त्ए नज़र इससे कि इमरान खान साहब ने ये जो है तो मुतालबा किया है, मेरे ख़्याल में ये आवाम का ये मुतालबा होना चाहिए कि उसका ऑडिट किया जाए कि जो पहली वाली किस्त है अवाम को IMF से कहना चाहिए कि आप हमारा ऑडिट करें। IMF नहीं, हुकूमत से। IMF तो अपनी कंडीशंस लगा के हुकूमत को देती है। ये जो भी रोने रोए जाते हैं कि जी IMF के साथ मीटिंग हुई और वो इस बात पे नहीं मान रहे और वो कहते हैं ये फ़लाँ करें, उसका बोझ तो आवाम पे आता है और वो पैसा भी आवाम के नाम पे लिया जाता है। सवाल ये है कि वो पैसा आवाम पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो पैसा भी लिया जाता है और वो खर्च भी नहीं हो रहा तो फिर इस सारा जो सर्कस लगा है इसका मकसद क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उसका दूसरा ज़ाविया है। इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये ख़त जो लिखने का फ़ैसला किया, ये वाकई उनका मुतालबा जायज़ है या आप समझते हैं कि ये रियासत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी है कि बैरूनी मुदाखलत को आप जो है वो ख़ुद दावत दे रहे हैं? देखें, ये तो अब एक फ़ैशन बन गया है कि आप हर दूसरी बात के ऊपर किसी न किसी को या तो गद्दारी का फतवा दे देते हैं और या फिर ये कहते हैं कि जी ये रियासत दुश्मनी है। ये डायरेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसकी हकीकत जानने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम इमरान खान साहब का नाम हटा भी दें, देखिए ये तो बहरहाल बात है सोचने की कि IMF जो पैसे देता है उसका बोझ डालता है आवाम पे, और अगर वो उनके उससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि पैसे आवाम तक नहीं जाएंगे तो मेरे ख़्याल में तो ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है। अगर तो IMF पहले वाले उसका जो पहली जो वो उनकी किस्त आई है उसका डेफिनेटली ऑडिट करे कि ये जो, क्योंकि ये कर्ज दे रहे हैं वो हमें चैरिटी नहीं दे रहे। वो ऑडिट कह रहे हैं इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है उस चीज़ का ऑडिट करें कि ये हमारा जो हक छीना गया, हमारा मैंडेट छीना गया है। देखें असल में बेसिकली बात क्या है, जो IMF सिर्फ उन ममालिक के साथ जो अपने जो उनके बिज़नेस रिलेशंस हैं या जो वो कर्ज़े हैं उनको देते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी हो। अब बात यह है कि डेमोक्रेसी की जो इकाई है वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं बहरहाल, जो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी करें। इस वक्त जिस बहरान का हम शिकार हैं वो ये है कि जो इलेक्शन हो चुके हैं वो बहरहाल तनाज़ों का शिकार है और सब ही अपनी अपनी जगह पर उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। अब जब आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक सवालिया निशान है तो जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे IMF किसी भी मुल्क के साथ अपने जो भी जो कर्जा देते हैं और उनको एलिजिबल तकसीम करते हैं, उसी पे सवालिया निशान बन जाता है। जब एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आपको जॉब भी नहीं मिलती, जब एलिजिबिलिटी नहीं मिलती तो फिर आपको कोई हक नहीं मिलता। तो बहरहाल ये उनका सियासी एक जो है ना दाव पेच ही हैं, लेकिन अगर उसको उससे हट के देखा जाए तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल मुल्क के लिए, क्यों कि मैं दोबारा इस बात को कहूँगा कि वो हमें कर्जा दे रहे हैं। कर्जा और चैरिटी मदद में फ़र्क होता है। कर्जा हमने लौटाना होता है और सूद समेत लौटाना होता है। और वो कर्जा कैसे लौटाएंगे? आवाम पे टैक्स लगा के। तो एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया उसको मैं क्यों लौटाऊं, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। एक आखिरी सवाल, मौलाना फजल और रहमान साहब जो हैं वो खुले सरेआम तनकीद कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि 75 सालों में इतनी धांधली नहीं हुई जितनी अब हुई, और इसका इल्ज़ाम भी वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। सिराजुल हक साहब की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि आवाम का 50 अरब रुपया लगा दिया और मैंडेट भी उस तरीके से नहीं दिया गया, बल्कि ये तो सिलेक्शन हुई है, अगर यही करना था तो फिर 50 अरब रुपये लगाने की क्या ज़रूरत थी। बानी चेयरमैन इमरान खान IMF को ख़त लिख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर धांधली हुई है, आप आज़ाद ऑडिट करें, उसके बाद कर्ज़े की बात कीजिएगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किस तरह की मुश्किलात पैदा कर सकती है? देखिए, ये कोई नई सूरत हाल तो है नहीं। अगर हम अपनी लाइफ टाइम में देखें तो शायद अगर जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमारे सामने, जो भी इलेक्शन हारा है उसने धांधली के इल्ज़ामात ही लगाए हैं। बहरहाल इस इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, बहरहाल वो तो मुतनाज़ा रहा है। उन्होंने कुछ ऑप्टिक्स ऐसे क्रिएट कर दिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन उन्होंने ऑप्टिक्स बहरहाल गलत क्रिएट किए हैं ऐसे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं आरओज़ के हवाले से। फिर जैसे इलेक्शन रुक गया, अभी जो है ना नताइज आ रहे थे और उनकी तरफ से आके ये कह देना कि ये जो टीवी पे जो है ना तो जो नताइज चल रहे हैं ये गलत हैं, और सही रास्ते सिर्फ वो होंगे जो इलेक्शन कमीशन वो करेंगे। पहले भी इसी तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़राए की खबरें नहीं होती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऑफिशियली अनाउंस करेगा वही रिजल्ट होगा। वो ऑफिशियली होती है और इसीलिए कहा जाता है कि गैर हतमी नताइज, लेकिन उनको कभी भी इलेक्शन कमीशन ने गलत करार नहीं दिया कि ये गलत है। बात रह गई इसकी कि फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, देखें हमें ये बात तो बहरहाल समझनी पड़ेगी कि इलेक्शन तो बहरहाल मुतनाज़ा थे, उसकी वजूहात क्या थी वो बिल्कुल अलग है, उसके लिए कानून अपना रास्ता लेगा, जो जिन के पास जो शवाहिद हैं वो अपना करेगा। ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी कोर्ट या कोई भी किसी के सियासतदान के कहने पे असर नो कोई नताइज नए मुरतब हो जाएँ। और जहाँ पर ये बात है सिराजुल हक साहब की, उनकी एक बड़ी इज़्ज़त है कि मैंडेट दिलाना किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का या किसी का ना किरदार है ना तीसरी कुव्वत का काम नहीं है। मैंडेट तो देखिए ना, इलेक्शन में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि किसी को 120 नशिस्तें लेके दें या 150 लेके दें। जिसकी जितनी नशिस्तें आई हैं एक आईनी तरीक़ाकार है जिसके हिसाब से आपने हुकूमत बनानी है और हम सब उसके ताबे हैं। क्योंकि किसी भी जमात के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, 2 के PTI के जो आज़ाद वो हैं उनको वो कहते हैं कि जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक और फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं। अगर वो प्रूफ कर लेते हैं तो फिर तो डेफिनेटली एक क्लियर मैंडेट आया है। 172 का उनको चाहिए होता है। वैसे इस वक्त देखें हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स को लेके चलेंगे और जो इस वक्त जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वो करूँगा कि जितनी मुश्किलात से PTI यहाँ तक पहुँची है, मेरे ख़्याल में इट्स अबाउट टाइम कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी पार्लिमान में शो करनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा आइनी क्राइसिस और जो पार्लिमान में ये जो हैजान आया था, ये इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आया था कि पंजाब की हुकूमत को भी तोड़ दिया गया, जो उसकी असेंबलीज़ थी, और KP की भी तोड़ दी गई, और फिर पार्लियामेंट जो कि नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में भी अपोजिशन में बैठना गवारा नहीं किया गया। मेरे ख़्याल में ये वो फेटल गलतियाँ थी जिससे अब तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए। और अगर वो इन नताइज के साथ कुछ नया सोच रहे हैं और फिर तसादम की सियासत होगी तो मेरे ख्याल में उसका सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को होगा और आवाम को होगा और PTI को भी होगा। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर उनको लगा नहीं, ये फॉर्म 45 के अगर नताइज को दुरुस्त मान लिया जाए तो हम बगैर किसी सियासी जमात के साथ इलाक़ किए, इत्तेहाद किए, हम तो बड़े ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में आएंगे और फिर उन्होंने उस हवाले से अपना वज़ीर-ए-आज़म भी नामज़द कर दिया। अभी फिर अपोजिशन की बात हो रही है, तो आपकी नज़र में क्या अब भी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है या अब सिर्फ अपोजिशन की ऑप्शन बाकी बची है? देखें, तनाज़ा तो बहरहाल उसी तरीके से हल होगा जैसे कानून डिफ़ाइन करता है।
क्लेम करना तो हमारी पहले भी इस तरह के रहे हैं कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं उसमें 5 साल तक केस चलता है और फिर नए इलेक्शन आ जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये कुछ हमारी सियासतदानों की रविश भी है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट होता है वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए भी ये इस्तेमाल करता है कि जी हमारा अभी मुकदमा चल रहा है, हमारे साथ बुरा हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। देखें, अब यहाँ पर ये जो उनका दावा है, दावे को अगर देखा जाए कि वो ये कहते हैं कि जी फॉर्म 45, और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त इलेक्शन अभी पोलिंग डे नहीं था, 8 फरवरी से पहले बार बार हर जगह पे ये बात होती थी कि जो बानी चेयरमैन है वो सबको एक ही पैगाम देते थे कि पोलिंग के बाद आपने फॉर्म 45 लिए बग़ैर नहीं उठना। और कई जगहों पे हमारी नॉलेज में ये बात आई है कि फॉर्म 45 के लिए बाकायदा तौर पे वहाँ पर धरने दिए गए और फॉर्म 45 लेके ही उठे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो वाक़याती पोजीशन है कि जो पीटीआई के जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं, उनके पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद हैं, लेकिन जो जिनका नोटिफिकेशन हुआ है फॉर्म 47 की बुनियाद पे, उनके पास फॉर्म 45 नहीं है और ये कंसिस्टेंटली हर जगह पर है। तो बहरहाल ये एक जो कन्फ्यूजन है, लेकिन ये भी एक बात है कि जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं करता तब तक तो बहरहाल भले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनको उन्हीं नंबर्स के साथ पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा जो कि नोटिफाइड कैंडिडेट्स की बुनियाद पर, और इस वक्त बहरहाल उनके पास 93 या 94 नशिस्तें हैं। उस नंबर को वो अपने तौर पे नहीं बढ़ा सकते, वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल असेंबली का इजलास तो उन्हीं मेंबरान के साथ होगा जिनका नोटिफाई किया है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर हम बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 91 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की, और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाज़े तौर के ऊपर पता नहीं चल जाता कि फॉर्म 45 के तहत हुकूमत नहीं बननी, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज जारी किए हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, उसी के मुताबिक ही हुकूमत बनेगी। और उसके पेश नज़र तो ऐसे ही नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी। हाँ, अलबत्ता अगर उनको ये लगता है कि फॉर्म 45 जो है अदालतों के अंदर से उनको रिलीफ मिल जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी तौर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत बनाने की ऑप्शन की तरफ जाएगी। आज का प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।